हाय। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं, उनसे मैं आज के अपने इस लेक्चर का आगाज करूंगा। वो बेसिक क्वेश्चन ये हैं कि लाइसोसोम, पर ऑक्सीजोम और ग्लाई ऑक्सीजोम में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है, इनकी एंजाइम्स कैसी हैं और ये सिंथेसाइज कहां पर हो रहे होते हैं। लाइसोसोम, पैराक्सिसोम और ग्लाइकोसोम में से वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो बोथ प्लांट और एनिमल सेल में आपको मिलेगा। वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलेगा और वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो सिर्फ एनिमल में मिलेगा। फिर इनका ओरिजिन क्या है, लाइसोसोम कहां से ओरिजिनेट होते हैं, ग्लाइकोसोम कहां से ओरिजिनेट होते हैं, पैराक्सिसोम कहां से ओरिजिनेट होते हैं, इनको ये नाम क्यों दिया गया है, पैराक्सिसोम ग्लाइकोसोम ये नाम कहां से इनको मिला, क्या इनकी बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलैरिटीज भी मौजूद हैं या नहीं है। फिर पैराक्सिसोम क्यों स्पेशलाइज्ड होकर ग्लाइकोसोम बन जाता है और ग्लाइकोसोम की जरूरत क्या पेश आई, और वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो ऑर्गेनेलीज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन कौन से हैं, इसके अलावा वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, और फिर वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा होता है। कैल्विन साइकिल की जिद क्या है, विच साइकिल कंपीट विद कैल्विन साइकिल, विच साइकिल reduces the efficiency of Calvin cycle, or which which actually cycle compete with Krebs cycle, which cycle is a shift from Krebs cycle, or which cycle actually reduces the yield of Krebs cycle। इसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनका ताल्लुक इन दो ऑर्गेनेली से है। अगर आप इन तमाम क्वेश्चन के आंसर को एक फ्रेम के अंदर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इससे पूछे जाने वाले एमसीक्यूज ना सिर्फ नॉर्मल एफएससी के पेपर में हैं बल्कि एमडी कैट के पेपर में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। बड़े ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में आ रहे होते हैं, ए लेवल ओ लेवल के टेस्ट के अंदर आ रहे होते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इसके अलावा बायो से रिलेटेड आप कहीं भी कोई टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप इंडियन नेशनल हैं और वहां पर कोई टेस्ट बायो से रिलेटेड दे रहे हैं, या आप अमेरिकन नेशनल हैं और वहां पर कोई बायो से रिलेटेड टेस्ट दे रहे हैं, इनसे क्वेश्चन मस्ट उठाए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस लेक्चर। याद रखना कि जो वर्ड सोम यूज होता है इसको जोम भी पढ़ रहे होते हैं जब ये साथ होता है, जैसे पर ऑक्सीजोम हम कह रहे होते हैं, सोम नहीं कह रहे होते हैं। ग्लाइऑक्सीजोम हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं, लाइसोसोम हम बात कर रहे होते हैं, राइबोसोम बात कर रहे होते हैं, पोलिस राइबोसोम बात कर रहे होते हैं। तो ये वर्ड एक्चुअली इसका ओरिजिन है सोमा। सोमा हम कहते हैं किसी भी बॉडी को, बिल्कुल सेल बॉडी के लिए वर्ड हम सोमा यूज करते हैं। वो रिकॉल करें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सोमा। वहां से फिर एक्सॉन और डेंड्राइट निकल रहे होते हैं। एनीहाउ यहां पर हम थोड़ा सा और चीजें डिस्कस करते हैं। अब ये जो सेल बॉडी है, इफ दिस सेल बॉडी इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन, ये नॉन मेम्ब्रेनियस है। ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडी है। तो इस नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडी को हम क्या कह रहे होते हैं, राइबोसोम। इसको हम क्या कहेंगे, राइबोसोम। सेल बॉडी की सेल के अंदर कोई भी ये जिस्म मौजूद है, ठीक है। यहां पर ओवरऑल सेल की बॉडी की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वर्ड सोमा का मतलब द बॉडी है। तो कोई भी एक नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडी विद इन द साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली राइबोसोम। तो दीज आर नॉन मेम्ब्रेनियस ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब अगर बहुत ज्यादा राइबोसोम हैं और एक मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ी हैं तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, पॉली राइबोसोम। सो एमसीक्यूज आ सकता है, एमसीक्यूज क्या आ सकता है, नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडीज विद इन द साइटोप्लाज्म आर रेफर्ड एज
उनको क्या कहेंगे, राइबोसोम। और दीज नॉन मेम्ब्रेनियस ग्रेन्युलर बॉडीज होती हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल, इनको क्या कहेंगे, राइबोसोम। एंड इफ देयर आर पोली मीन मेनी राइबोसोम दैट अटैच विद सिंगल मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पोली राइबोसोम या पोलीजोम भी इसको क्या होते हैं। क्लियर? तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो ये तो कंसेप्ट हो गया नॉन मेम्ब्रेनियस के लिए। क्लियर? पोलीजोम, राइबोसोम। अब हम आते हैं कि अगर ये सेलुलर बॉडीज जो हैं ये मेम्ब्रेनियस हैं तो फिर क्या कहला सकती हैं। इफ दीज सेलुलर बॉडीज आर मेम्ब्रेनियस देन दे मे बी रेफर्ड एज, डिपेंड करता है इनको क्या कह सकते हैं हम इनको कह सकते हैं लाइसोसोम। दीज आर मेम्ब्रेनियस बॉडीज, दीज आर मेम्ब्रेनियस बॉडी, इसको क्या कहेंगे, लाइसोसोम। नेक्स्ट, फिर अगर इनको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, दिस मे बी रेफर्ड एज पेरोक्सिसोम, इनको क्या कह सकते हैं हम, पेरोक्सिसोम। फिर नेक्स्ट इनको क्या कह सकते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम, इसको क्या कह सकते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम। अब देख रहे हैं ये सारी एक जैसी चीजें नहीं निकल रही हैं। सो अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखें कि चूंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म है तो इस तरह से होंगे आपको एक सिंगल, इस तरह की जस्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये एक सिंपल सैक्स ही होती हैं। दीज आर जस्ट अ सिंपल सैक, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक थैली को कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्चुअली लाइसोसोम, इनको कहेंगे पेरोक्सिसोम या ग्लाइऑक्सिसोम। अगर यहां तक इनकी शेप तकरीबन सबकी एक जैसी है, इन सब की शेप क्या ऐसी ही है। दीज आर वेरी स्मॉल, 0.5 माइक्रोन मीटर इनका डायमीटर होता है। तो दीज आर एक्चुअली सिंगल मेम्ब्रेनियस सैक हैं, थैलियां हैं विद इन द सेल। तो दिस सिंगल मेम्ब्रेनियस सैक विद इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइसोसोम। अब फर्क क्या है, इफ दीज सिंगल मेम्ब्रेनियस सैक आर इनरिच विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इनमें वो एंजाइम हैं जो बारूद का काम कर रही हैं, तोड़ फोड़ रही हैं, डाइजेशन कर रही हैं। तो इफ दीज आर इनरिच विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो दीज आर एक्चुअली रेफर्ड एज, इनको हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम। सो which one of the following is a single membranous body within the cell, lysosome, peroxisome, glycosome, all of these. Non-membranous, ribosome. If single membrane bound sac are enriched with या single membranous structure, single membranous vesicle like structure enriched with hydrolytic enzyme, these are called lysosome. And if they are enriched with oxidative enzyme, अगर वो इनरिच हैं किसमें, ऑक्सीडेटिव एंजाइम में, तो उनको क्या कहेंगे, दे मे बी रिगार्ड एज पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। उनको क्या कह सकते हैं, दे मे बी रिगार्डेड एज पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। अब फर्क क्या है इन दोनों में, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनमें बेसिक डिफरेंस किसका है। तो दोनों में एक चीज सिमिलैरिटीज ये हैं कि बोथ कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बी केयरफुल, मैं आपसे मुखातब हूं, क्या आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एमडी कैट में आ रहा है, किसी भी बायो से रिलेटेड जो पेपर है आपको उसमें क्वेश्चन आ जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक इनरिच्ड विद या फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर कॉल्ड, तो फिर क्या होगा आंसर, लाइसोसोम। क्लियर? अब अगर वो एंजाइम के बारे में नहीं बताता, अगर वो एंजाइम के बारे में नहीं बताता कि एंजाइम कैसी है, उसमें सिंपल इतनी बात करता है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर विद इन द सेल, ऑप्शन ये तीनों आ जाते हैं और डेल्टा ऑप्शन आ जाता है ऑल ऑफ दीज, तो हम क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दीज, ऑल दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर जस्ट लाइक अ स्फेरिकल सैक, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होती हैं ये। तो these are actually simple sac like structure within the cytoplasm। अब अगर जस्ट वो बात करें these are the single membrane bound sac like structure within the cytoplasm तो all of these होगा। लेकिन अगर आपको बता दे कि enriched with hydrolytic enzyme तो these are called lysosome, फिर आंसर lysosome होगा। enriched with oxidative enzyme तो फिर आंसर दोनों हो सकते हैं, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। बोथ का ऑप्शन नहीं है तो चूंकि पेरोक्सिसोम मोस्ट कॉमन होता है, ऑल सेल में होता है, तो हम इसको प्रेफर कर देंगे, तो फिर आंसर सिर्फ पेरोक्सिसोम होगा। फिर अगेन आगे आपको बता देगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर
इनरिच विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम एंड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, तो फिर ग्लाइकोसोम हो जाएगा। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल तो ग्लाइकोसोम। यहां से क्वेश्चन अगर आ जाए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल, तो लाइसोसोम सिर्फ ओनली एनिमल में होते हैं। ये सिर्फ किस में होते हैं? ओनली एनिमल सेल में, क्योंकि इनका ताल्लुक किससे होता है? फैगोसाइटोसिस से, और फैगोसाइटोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल। क्यों? इनमें सेल वॉल नहीं होती है, तो जिस भी सेल के पास सेल वॉल नहीं होगी वही फैगोसाइटोसिस कर सकता है। सो लाइसोसोम आर only present in animal cell. They are enriched with, they are abundantly present in cell that actually carry out to phagocytic activity like हमारे न्यूट्रोफिल। सो न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबंडेंट विद लाइसोसोम। हमारे मैक्रोफेजेस दे आर मोस्ट अबंडेंट विद लाइसोसोम। अब जो पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम में दे कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। अब पेरोक्सिसोम इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट, पेरोक्सिसोम इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, जबकि ग्लाइकोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, और प्लांट में भी सब में मौजूद नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लिपिड रिच सीड में होता है। सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? लिपिड रिच सीड में होता है। क्लियर? सो ऑल दीज आर, राइबोसोम को छोड़कर ऑल दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सिंपल सैक हैं, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल लाइसोसोम, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट ग्लाइकोसोम, present only in lipid rich seed glycoxysome, present only in seedling stage glycoxysome, present both in plant and animal peroxisome, enriched with oxidative enzyme peroxisome or glycoxysome, both of these enriched with hydrolytic enzyme, तो सिर्फ लाइसोसोम। होप सो आपको ये कंसेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब बेसिक डिफरेंस हम, चूंकि पेरोक्सिसोम वाला टॉपिक पहले दिया हुआ है और पोलीसोम और राइबोसोम में, राइबोसोम वाली वीडियो आप देखें, वहां पर मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया। अब हम हेड टू हेड कंपैरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम। हेड टू हेड इनका आपस में डिफरेंस क्यों बन रहा है? पहला जो डिफरेंस ही है, मैंने लिखा ऑकरेंस, कहां पाए जाते हैं? यहां से एमसीक्यूज बन जाता है। Which one of the following organelle is present in both plant and animal cell? क्लियर? तो बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में क्या मिलेंगे आपको? पेरोक्सिसोम। याद रखना, इन जनरल हम यूकैरियोटिक सेल को दो ही ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्लांट और एनिमल सेल। इसलिए जो भी ऑर्गेनेल बोथ प्लांट और एनिमल में होगा, उसके लिए एक और टर्म यूज होती है, ऑल यूकैरियोटिक सेल। उसके लिए क्या टर्म यूज होगी? ऑल यूकैरियोटिक सेल। ऑल सेल की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑल सेल में प्रोकैरियोट भी आ जाते हैं। हम ऑल यूकैरियोटिक सेल जब बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपने क्या देखना होता है कि प्लांट और एनिमल में वो चीज मौजूद है या नहीं है। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड organelle enriched with oxidative enzyme present both in plant and animal, तो हमने कीवर्ड ढूंढने, सिंगल मेम्ब्रेनियस है तो लिहाजा इसमें से राइबोसोम नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन मेम्ब्रेनियस है, क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता, न्यूक्लियस नहीं हो सकता क्योंकि डबल मेम्ब्रेनियस है, लिहाजा इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनेल हो सकता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब अगर उसने दिया हुआ है कि इनरिच विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम, तो ये कीवर्ड होगा, ये इनरिच विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम सिर्फ पेरोक्सिसोम होगा। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट याद रखना। तो प्लांट में मौजूद सिर्फ, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ग्लाइकोसोम। व्हिच ऑर्गेनेल इज मोस्ट अबंडेंट इन लिपिड रिच सीड? आंसर क्या होगा? ग्लाइकोसोम। लिपिड रिच सीड वो होते हैं जिनसे ऑयल बनते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ठीक है। तो ये जो ऑयल वाले सीड होते हैं ना, फैटी सीड, मूंगफली होगी, पीनट होगी, तो इनमें क्या होता है? ऑयल निकल सकता है। जिसका भी ऑयल निकल सकता है, उस जितना ज्यादा ऑयल उसमें से निकल रहा है ना, उतने उसके अंदर ग्लाइकोसोम की अबंडेंस होती है। सो दीज ऑर्गेनेल्स दैट आर मोस्ट अबंडेंट इन लिपिड रिच सीड आर ग्लाइकोसोम। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे सिंपल पी सीड कह सकता है, ठीक है। पी सीड में प्रोटीन ज्यादा होती है, लिपिड नहीं होते हैं, तो ये लिपिड पूर सीड में एब्सेंट होते हैं, ये लिपिड पूर सीड में एब्सेंट होते हैं, दे आर मोर प्रेजेंट इन लिपिड रिच सीड, और ये सिर्फ और सिर्फ सीडलिंग स्टेज में होते हैं, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिस ऑर्गेनेल इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, और सिर्फ ये सेल ऑफ सीडलिंग ऑफ लिपिड रिच सीड होते हैं। जब वो जर्मिनेट करता है ना, नन्ना सा पौधा निकलता है ना, उसमें होता है ये। क्या इसकी फंक्शन आगे हम डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी किसने की थी? पेरोक्सिसोम को डी डव ने 1965 में, 1965 में इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, तो हम जो मुल्क हैं
वो जंगें लड़ रहे थे और बाकी जो कंट्री हैं वो डिस्कवरी कर रहे थे। सो वी बी केयरफुल। में एजुकेशन पर काम करना चाहिए और एजुकेशन को लेकर अपनी अपनी अपने मुल्क को संवारना चाहिए, चाहे वो इंडिया है चाहे पाकिस्तान है। हमें जंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारा, हम दुनिया से बहुत पीछे रह रहे हैं, तो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं। ठीक है, ये जो डिस्कवर होता है, हैरी ब्रेवर्स ने इसको डिस्कवर किया था और प्रोबेबली जो परागजोम थे वो लिवर सेल में डिस्कवर हुए थे। ठीक है, वो लिवर सेल में डिस्कवर हुए थे, जबकि ये लिपिड रिच सीड में डिस्कवर हुए थे। डायमीटर सबका तकरीबन एक ही है, चूंकि सब एक जितना साइज रखते हैं 0.5 माइक्रोन मीटर, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ओरिजिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ओरिजिन ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, जबकि लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से मैच्योरिंग फेज से निकलता है। गोल्जी बॉडी की मैच्योरिंग फेज से, तो वही गोल्जी बॉडी व्हेन दे बड ऑफ एंड गिव सेक्रेटरी वेसिकल, अगर उस सेक्रेटरी वेसिकल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो वो लाइसोसोम कहलाएगा। क्लियर? तो सो लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज, जबकि पैराक्सिसोम और ग्लाइकोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल ओरिजिन इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और वहां से ये वेसिकल की सूरत में निकलते हैं। नेमिंग क्यों, व्हाई पैराक्सिसोम इज गिवन दिस नेम? याद रखना है कि एक हमारी बॉडी के अंदर बनता है एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या टूटता है H2O में, H2O में प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन निकलती है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है H2O में और नेसेंट ऑक्सीजन, ये इंतहाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखती है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखने की वजह से किसी चीज को डैमेज कर सकती है, डेथ कॉज कर सकती है। तो एक एंजाइम है कैटालेज और एक एंजाइम है उसका नाम है परऑक्सीडेज। क्लियर? तो ये दोनों एंजाइम इसको ब्रेक भी कर रही हैं और तोड़ भी रही हैं। क्लियर? तो कैटालेज जो होती है वो H2O2 को क्या कर रही है, वो कैटालेज इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ H2O2 एंड पेरोक्सीडेज इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन। तो चूंकि ये इसके पास ये दोनों एंजाइम मौजूद है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, और ये H2O2 को बना भी सकता है तोड़ भी सकता है। अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बचाना है खुद को, तो वो ऑक्सीजन को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के H2O2 बनाकर स्टोर कर लेगा, और जब हमने किसी चीज को किल करना है, कोई जर्म्स हमारी बॉडी में आ गया, हमारे लिम्फोसाइट ने उसको किल करना है, तो वो H2O2 बनाएंगे, H2O2 को तोड़ेंगे, उसमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकालकर इसकी मदद से उस जर्म को मारेंगे। So this H2O2 is very important in oxidation. So as these peroxisome के अंदर जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, they are involved in formation and decomposition of H2O2 hydrogen peroxide. So these are called peroxisome. So name peroxisome is given on basis of formation and breakdown of H2O2. जबकि जो ग्लाइकोसोम होते हैं ये एक साइकिल है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, उसमें हिस्सा लेते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। अब ये साइकिल क्या है इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब एंजाइम देखें, दोनों में ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, ऑल ऑक्सीडेटिव एंजाइम दोनों में मौजूद है। ग्लाइऑक्सिसोम एक पैराक्सिसोम ही है। अगर पैराक्सिसोम थोड़ा सा ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाए, वो एंजाइम बना ले जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कर सकती हैं, तो फिर वो पैराक्सिसोम क्या बन जाएगा, ग्लाइऑक्सिसोम। सो स्पेशलाइज्ड पैराक्सिसोम दैट कैन पार्टिसिपेट इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एंड कंटेन सम एडिशनल एंजाइम दैट कैन पार्टिसिपेट इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एंड प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिसोम। तो ग्लाइऑक्सिसोम, हर ग्लाइऑक्सिसोम एक पैराक्सिसोम ही होता है, लेकिन वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगा क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम यानी एंजाइम ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल मौजूद होती है, किसमें, ग्लाइऑक्सिसोम में, जबकि पैराक्सिसोम में वो मौजूद नहीं होती है। सो पैराक्सिसोम अगर ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाए, इसलिए देखिए कुछ एंजाइम इनके दोनों के एक जैसी हैं, पैरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये एंजाइम दोनों में कॉमन है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम है जैसे आइसोसिट्रेट लाइएज, मैलेट, सिंथेज, ये दो एंजाइम हिस्सा लेती हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मौजूद हैं, ग्लाइऑक्सिसोम, और सिर्फ किसमें मौजूद हैं, एनिमल प्लांट सेल में, ये एनिमल में एब्सेंट होती हैं। दीज एंजाइम आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। सो ग्लाइऑक्सिसोम आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल नहीं होता। सो नेक्स्ट है फंक्शन। जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि फोटो रेस्पिरेशन जो होती है वो एक्चुअली कॉल्ड ग्लाइकोलेट साइकिल।
एक होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और एक होता है ग्लाइकोलेट साइकिल। ये फोटो रेस्पिरेशन है, ये हमने प्लांट वाले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। 3 बड़े ऑर्गेनिज्म होती है। फोटो पहला वर्ड है, फोटो मीन लाइट, लाइट से रिलेटेड हर काम क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्लोरोप्लास्ट में होता है और फोटो रेस्पिरेशन कंपीट करता है, फोटो रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलेट साइकिल कंपीट करता है कैल्विन साइकिल से। और इसमें जो RUBP होती है, जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट, इसमें रुबिस्को ऑक्सीजन ऐड करना शुरू कर देती है, इसलिए इसको रेस्पिरेशन कहेंगे। जिसमें ऑक्सीजन यूज होगी, उसमें ऑक्सीजन यूज होके जो पहला कंपाउंड बनते हैं इसको कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिक एसिड। तो चूंकि ये किसको कंपीट कर रहा है? कैल्विन साइकिल को, इसलिए एक्चुअली ये कैल्विन साइकिल की यील्ड को कम कर देता है। इसको बाद में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो फोटो रेस्पिरेशन जो होती है, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल, और ये सिर्फ प्लांट में होती है। और इसका दूसरा स्टेप जाकर किस में होता है? पहला वर्ड है फोटो, तो पहला स्टेप क्लोरोप्लास्ट में, आखिरी वर्ड है रेस्पिरेशन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दरमियाना स्टेप किस में होता है? पैराक्सिसोम। तो विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्वड इन फोटो रेस्पिरेशन? पैराक्सिसोम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। वहां पर क्या करते हैं ये ग्लाइकोलेट को, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, इनके पास एंजाइम होती है ना, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड जो बनता है उसको ऑक्सीडाइज करके इससे ग्लाइसिन बना रहे होते हैं। इससे कौन सा अमीनो एसिड बनाते हैं? ग्लाइसिन। फिर ये ग्लाइसिन इंटर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां पर ये कन्वर्ट हो जाती है एक और अमीनो एसिड सीरीन में और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। और क्योंकि लाइट की मौजूदगी में होती है फोटो रेस्पिरेशन। ये कैल्विन साइकिल की क्या होती है? ये जिद होती है, उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है। एक्चुअली जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है ये बड़ा दिलचस्प है। ये क्रेब्स साइकिल के साथ कंपीट करता है, ये क्रेब्स साइकिल के साथ कंपीट करता है। क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या होता है? अब देखिए, क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। अगर आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज होकर अल्फा कीटो ग्लूटारेट में जा रहा है तो वो क्रेब्स साइकिल चलेगा। लेकिन चूंकि इनके पास एंजाइम है आइसोसिट्रेट लाइएज, तो वो शिफ्ट कर देती है, क्रेब्स साइकिल में से शिफ्टिंग हो जाती है। तो आइसोसिट्रेट से आगे क्रेब्स साइकिल में प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। लेकिन यहां पर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? एक आइसोसिट्रेट लाइज एंजाइम है, उसको तोड़ देगी और इससे आगे मैलेट बनाया जाता है। एक और एंजाइम है मैलेट सिंथेज, उसको मैलेट में कन्वर्ट करेगी। तो आइसोसिट्रेट लाइज से को हम आइसोसिट्रेट को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि 6 कार्बन है तो 3 वाले 2 में तोड़ दिया जाता है। और फिर उस 3 वाले को यूज करके आगे क्या बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। इसको कहते हैं एक्चुअली ग्लूकोजिनेसिस। सो ये क्या करते हैं? चूंकि पौधा बिल्कुल नन्ना सा है, वो पौधा इस काबिल नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर सके, सीडलिंग है ना, तो ये चूंकि सीडलिंग में होते हैं और सीडलिंग ने खुराक स्टोर की हुई है लिपिड की फॉर्म में। अब लिपिड की फॉर्म में वो क्रेब्स साइकिल में वो इंटर नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए उनको पहले अपने कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए पड़ते हैं ताकि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हासिल करें। तो इसलिए लिपिड को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? पहले कार्बोहाइड्रेट में। तो ये एक एंजाइम यूज करते हैं, तो ये एक्चुअली इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल 2 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। पहले स्टेप में एक्चुअली आइसोसिट्रेट लाइएज से सक्सीनेट बनता है, फिर सक्सीनेट को कन्वर्ट करके वापस कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं। क्लियर? तो ये पूरा साइकिल जो कि स्टोर्ड फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है विया सक्सीनेट, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? प्लांट में। तो बोथ कैटाबोलिक, और ये जो होते हैं ना ग्लाइऑक्सिजम, ये कैटाबोलिज्म भी कर रहे हैं, एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या? ब्रेक डाउन किसकी कर रहे हैं? लिपिड को तोड़ रहे हैं किसमें? सक्सीनेट में। फिर सक्सीनेट को जोड़कर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ये एनाबोलिज्म करते हैं। तो कैटाबोलिज्म लिपिड की करते हैं और एनाबोलिज्म किसकी करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की। सो दे आर इन्वॉल्वड इन बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रिएक्शन। अब आप देखें कि बाज़ का ये होता है ना कि बादाम आप कह रहे होते हैं कि भिगो के खाएं, कहा जाता है ना, थोड़े ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहते हैं। तो भिगोने का मकसद यही होता है, जब आप उसको पानी के अंदर भिगोएंगे तो उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी, उसमें लिपिड जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट में, तो ज्यादा आपको इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी भी मिल जाएगा, तो उसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो इस वजह से हम ये जो सीड है एक्चुअली इनको भिगो के खा रहे होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज का ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो काइंडली इसको आगे शेयर जरूर कर दे अपने कोलीग्स तक, अपने स्टूडेंट्स तक, और ताकि ये इल्म की शम्मा है और ये एक चैन है चलती रहे और इल्म आगे मुंतकिल होता रहे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर ये देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका यूट्यूब हैंडल है प्रोफेसर इमरान खान, @ प्रोफेसर इमरान खान 92 91 92 91। ठीक है, आप उस यूट्यूब पर प्रोफेसर इमरान खान के नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करें और उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चूंकि जो वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं उन वीडियो को देखने के बाद आपको मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी बायो से रिलेटेड टेस्ट उसमें आप फेल नहीं होंगे, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।